नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हिंदी आलू के यूट्यूब चैनल पर। आज उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन सेवा आयोग प्रयागराज ने एक नोटिफिकेशन जारी किया, जिसके माध्यम से उसने सूचित किया कि जो टीजीटी की परीक्षा आपकी होनी थी वो अब जुलाई में होगी। तो जो आपकी मई में संभावित थी, जुलाई में अब होंगी। निश्चित रूप से आपको कुछ अतिरिक्त समय अवश्य मिलेगा। इस मिले हुए अतिरिक्त समय का आपको अधिक से अधिक लाभ उठाना है। आपको इस बात पे समय नहीं अपना व्यर्थ करना है कि ऐसा टाल मटोल क्यों हो गया, क्यों बाद में डेट चली गई। इन सब मुद्दों को आपको नहीं सोचना है। आपको तो बस सोचना है कैसे हम अपनी बेहतरीन तैयारी करें। परीक्षा चाहे मई में हो या जुलाई में हो, जब भी हो हम चयनित हो, आपका ये लक्ष्य होना चाहिए। हम लोग अपनी टीजीटी पीजीटी श्रृंखला में जो पढ़ रहे थे, उसके अंदर हम लोग संधि पढ़ रहे थे। संधि के अंतर्गत, स्वर संधि के अंतर्गत हम लोगों ने कल वृद्धि संधि पढ़ ली थी। पिछली क्लास में हम लोगों ने वृद्धि संधि पढ़ ली थी। आज पढ़ेंगे यण संधि। यण संधि जो है बहुत ही महत्वपूर्ण संधि है। यण संधि परीक्षा के दृष्टिकोण से देखा जाए तो स्वर संधि के अंतर्गत सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण संधि है वो यण संधि है। अब यण संधि को अगर हम देखेंगे, इससे पहले हम लोग वृद्धि संधि देखे थे। तो वृद्धि संधि का अगर सीधा सीधा सवाल आए और आपसे पूछा जाए कि वृद्धि संधि ऐसे पहचान करनी उसमें कौन सी संधि है, तो जिस भी यदि किसी शब्द के ऊपर डबल मात्रा हो, जैसे हमने कल बताया था एक एक, है ना, वनौषध, है ना, तो इस तरह जो है दो मात्रा जहां ऊपर आप देखिएगा, देखो दो मात्रा तो वहां पर होती है वृद्धि संधि। तो ये एक ट्रिक है कि आप शब्द देख के ही जान जाए कि इसमें कौन सी संधि है। जैसे पूछे एक एक में कौन संधि है, दो मात्रा ऊपर है तो वृद्धि संधि है। वनौषधि में कौन संधि है, परमौज में कौन संधि है, तो दो मात्रा ऊपर है तो वृद्धि संधि है। अब आज हम लोग देख रहे हैं यण संधि। तो यण संधि का जो सूत्र होता है वो होता है इको यणचि। अब हम लोग देख रहे थे चाहे दीर्घ संधि थी, चाहे गुण संधि थी या वृद्धि संधि थी, सब में ह्रस्व आ और दीर्घ आ के बाद कुछ आ रहा था और परिवर्तन हो रहा था। अब इसमें देखेंगे ह्रस्व आ और दीर्घ आ के बाद अब किसका नंबर आना चाहिए, ह्रस्व ई और दीर्घ ई का। तो ह्रस्व ई या दीर्घ ई के बाद यदि कोई असमान स्वर का मतलब क्या होता है, असमान स्वर का मतलब ये होता है कि इनके अलावा कोई ना तो ई या ई नहीं आना चाहिए, इसके बाद ना छोटी ई आनी चाहिए, ह्रस्व ई आनी चाहिए, ना दीर्घ ई आनी चाहिए। क्योंकि अगर वही आ जाएंगे तो दीर्घ संधि बन जाएगी, समान वर्ड हो जाएगा, आकाशवाणी दीर्घा से दीर्घ संधि बन जाएगी। तो ई या ई के अलावा अतिरिक्त कोई भी, हमारे 11 स्वर हैं, बाकी 9 कोई भी आ जाए तो या हो जाएगा। उसका दूसरा नियम है कि उ या उ, ह्रस्व या दीर्घ उ के बाद असमान स्वर है, यहाँ भी वही है। उ या ह्रस्व ई, छोटा उ या बड़ा उ को छोड़कर कोई भी 9 आ जाए, 11 होते हैं, 2 ये छोड़ दो, 9 कोई आ जाए तो वाह हो जाएगा। और री के बाद यदि कोई, री के अलावा कोई भी, री एक है बाकी 10 कोई भी आ जाए तो रा हो जाएगा। ये हलंत है, मतलब आधा या, आधा वा और आधा रा, ये आदेश होगा। उदाहरण देखिए, जैसे पहला है अति धन अधिक, पहले वाले नियम के हिसाब से। तो देखते हैं अति धन अधिक, अति धन अधिक। तो अति धन अधिक में क्या है, देखो अति में ई है, ह्रस्व ई है, और अधिक में देखो आ दिख रहा है। आ मतलब क्या है, ये ई से हट के है, मतलब असमान स्वर है। क्या है, असमान स्वर। तो यदि असमान स्वर आएगा तो क्या हो जाएगा, इन दोनों के स्थान पर या आदेश हो जाएगा, खाली आधा या आदेश हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा, इसको और इनको तो छेड़ना ही नहीं है। संधि कहाँ होनी है, इसके और इसके बीच में, मतलब पहले पद के अंतिम और दूसरे पद के प्रथम, इनके बीच में संधि होनी है। तो आ तो वैसे ही लिख लिया हमने, फिर ता, और ता में ह्रस्व ई निकल गई थी, ये तो ऐसे हो गया है ना? और ई और के बाद आया तो ये आदेश हो गया, तो ये अब ये आधा ता को हम ऐसे भी लिख सकते हैं इस फॉर्म में, अत्य। और उसके बाद अत्य और फिर धिक, अत्यधिक। तो ये हो गया आपका अत्य। और इसके बाद देखो अत्य और ये जो आ है यहाँ आई है, तो ये आ आके यहाँ इसमें जुड़ गया, यहाँ में अत्य धी और कर, इसको हमने वैसे ही लिख लिया। ये जो होगा, ये भी स्वर होगा, वो ये जो बनेगा उसमें ये ऐड हो जाएगा। जैसे आधा या आधा आएगा तो उसमें या जो भी स्वर होगा वो उसमें ऐड होके लग जाएगा, तो अत्यधिक हो गया। उसी तरह
यद्यपि, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अत्यधिक बहुत इंपॉर्टेंट है, यद्यपि भी। यद्यपि कैसे बनेगा, देखो यद्यपि बनता है, देखो यदि धन अपि। अब यदि में देखो ये है और आ गया तो ये आ मतलब असमान, असमान स्वर हो गया, तो क्या बन गया, यहां भी देखो यह आदेश हो गया था। तो यद्यपि कैसे बन गया, देखो या फिर दा में ऋषि निकल गई तो दा हल हो गया, यद, और फिर ई के बाद असमान स्वर आया तो यह आदेश हो गया, यद, और आ यहां पर है तो ये आ इसमें जुड़ गया तो ये हलन खत्म हो गया, यद्य, और लास्ट का पी तो है, ये तो पी ऐसे लिख दिया तो हो गया यद्यप। यद्यप चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, बात एक ही है ना। आधा दा और यहां मिलके दिया बनता है, संयुक्ताक्षर, तो यद्यप दोनों सही है। तो ये दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण है, ये आपके पहले नियम से बनते हैं। उसी तरह अतिधन, इति धन आदि, तीसरा बन जाएगा इति धन आदि। अब बताइए कमेंट करिए क्या बनेगा, इति धन आदि। इति धन आदि से क्या होगा, देखो ये देखो ऋस्व ई है और दीर्घ आ है, ये भी असमान है, पहला नियम लगेगा। छोटी या बड़ी तो छोटी ही है, फिर असमान देखो स्वर आ गया तो यह आदेश हो गया, तो क्या बनेगा, ई सेम ताल लो, ता में देखो ई निकल गया तो आधा ता हो गया, और ई के बाद असमान स्वर तो यह आदेश हुआ, और इसमें देखो वहां छोटा आ था तो छोटा आ जुड़ता था, यहाँ बड़ा है तो बड़े आ की मात्रा जुड़ गई, इत्या, अब ये हलन हट गया, फिर दी ऐसे जोड़ दो तो बन गया इत्यादि। अब चाहे ये कम अच्छा लग रहा हो, इसको विकल्प से ऐसे भी लिख सकते हो, इत्यादि, है ना, ऐसे कम चलन है लिखने का, ये भी सही है, हल करके तो आधा हो गया, लेकिन इस तरह चलन है तो ऐसे लिखो इत्यादि, ये भी सही है, चाहे जैसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, ऐसे लिखो, इत्यादि हो गया। इत्यादि के अलावा और क्या हो जाएगा, अतिधन आचार। इसका सूत्र देखिए, अड़सन को इको यण, इक प्रत्याहार के बाद यदि असमान स्वर आएगा तो यण आदेश हो जाएगा, सूत्र मतलब होता है। जैसे इसके बाद आ गया, जैसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लेना है सूत्र है, जैसे है अतिधन आचार। अब ये कैसे बनेगा, अति में देखो ई है, छोटी है, फिर सुई, और ये आ है, आ मतलब असमान, असमान स्वर, तो क्या बनेगा, ये पहले नियम से देखिए, यह आदेश हो गया, आ और ता का आधा ता हो गया, देखो छोटी निकल गई इसकी। अब ऋस्व ई के बाद असमान वर्ण है तो यह आदेश हो गया, प्रत्यय, और ये यहाँ आ है, देखो लास्ट में यहाँ आ, इसका असमान स्वर वाला तो इसमें जुड़ गया तो दीर्घ देखो जुड़ गया, अत्या और चार, तो ऐसे लिख दो तो ये बन गया अत्याचार। अत्याचार क्या होगा, अतिधन आचार, ये भी यण संधि हो गया। तो ये उसी तरह नदी धन अर्पण, देखो क्या बनेगा, नदी धन इंपॉर्टेंट है, अर्पण, तो क्या बनेगा, नदी धन अर्पण, तो ना तो ऐसे लिख लिया, फिर इसका देखो, इसमें देखो आप दीर्घ ई है, दीर्घ ई के बाद देखो आ है, मतलब आ मतलब असमान, असमान स्वर, तो क्या बनेगा, यहां भी यह आदेश होगा, ह्रस्व यह आदेश होगा, हल हल है, तो ना वैसे ही लिख लिया। इसमें दीर्घ, अब देखो दीर्घ ही निकली तो द हल हो गया। अब दीर्घ ई के बाद फिर असमान, यहां भी देखो आ है ना, असमान स्वर आया तो यह आदेश हुआ तो यह आ गया, और ये आ जो है इसमें जुड़ गया, तो ये भी इसमें जुड़ा तो यह हलन हट गया, नद्य, और ये पण, ये बन गया। तो ये तो पहले नियम से हो गए। अब आप देखिए, इसी तरह देवी धन आगम, देव्यागम, सखी धन आगमन, सख्यागमन, ये जो है। अब इसके बाद आता है आपका एक और, देखिए इसी नियम पर इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए, इसके बाद आता है प्रतिधन उत्तर।
ये कई बार समझ आरंभ पूछा गया, प्रतिधन उत्तर। ये क्या होता है? प्रतिधन उत्तर। तो इसमें देखो जैसे ही है ये तामी छोटी ई, और ऊ आया, ऊ मतलब असमान स्वर आया, तो क्या हो जाएगा? देखो इन दोनों जगह पहले नियम से देखो यह हो जाएगा, यह हल यह आदेश हो गया। अब ये प्रा तो ऐसे ही है, फिर ई निकल गई तो ता आधा हो गया प्रत, और ई और असमान ये मिलके बना दिया, यह बना दिया प्रत्यय। और ये ऊ जो है इसमें जो भी होगा हमने बताया था, असमान वाला जो भी आएगा इसमें जुड़ेगा। तो छोटा हुआ है तो छोटी ऊ की मात्रा जुड़ी, अगर यहाँ बड़ा हुआ था तो बड़े ऊ की मात्रा जुड़ती प्रत्युत, और ये तो सेम उतर गया प्रत्युत्तर। प्रत्युत्तर का मतलब क्या होता है? उत्तर के बदले दिया गया उत्तर प्रत्युत्तर होता है। कई बार विभिन्न परीक्षाओं में वाक्यांश के लिए एक शब्द में भी पूछा गया कि प्रत्युत्तर, और वर्तनी शुद्धि में भी कई बार पूछा गया। तो प्रत्युत्तर क्या होता है? उत्तर के बदले दिया गया उत्तर। प्रश्न आया था कि उत्तर के बदले दिया गया उत्तर क्या होता है? तो प्रत्युत्तर होता है। वर्तनी में पूछ सकता है, वाक्यांश के लिए एक शब्द में पूछ सकता है, और संधि में तो यण संधि है ही। उसी तरह एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि उपरिधन उक्त, ये कई बार पूछा गया। उपरिधन उक्त, उपरिधन उक्त। अब उपरिधन उक्त क्या है? उपरि माने ऊपर, जो कहा गया। तो ये देखो ऋषि ई है, ई और ऊ आया, मतलब ये क्या है? असमान स्वर आया, तो यह आदेश हो गए। तो क्या बन गया? ऊ और पा तो वैसे ही लिख लिया हमने, है ना, इससे और लास्ट वाला मतलब ही नहीं होता। री में देखो ई निकल गया तो रा क्या हुआ? हलंत हो गया ऐसे ऊपर, और ई यह बना दिया, है ना। और ऊ इसमें देखो यह हल है, इसमें जुड़ गया तो ये हलंत हट के छोटा हुआ है तो छोटा हुआ लग गया ऊपर यू, और को तो वैसे ही लिख दिया। तो ये जो ये है ये रेख के रूप में जुड़ जाएगा, हो जाएगा उपयुक्त, उपरयुक्त ऐसे भी लिखा जाएगा उपरयुक्त। एक होता है इसी तरह, इसी में होता है उपरोक्त। तो यदि वर्तनी में आए तो उपरोक्त को हम क्या कहेंगे? ये गलत है, और उपरयुक्त सही है इसका। उपरयुक्त माने ऊपर जो कहा गया। तो ये बहुत ट्रेंड में चलता है आजकल, बहुत प्रयोग हो रहा है, लेकिन ये अशुद्ध है, व्याकरण दृष्टि ये शुद्ध है। उपरयुक्त ये आरो वगैरह कई बार पूछा गया, समीक्षा अधिकारी वगैरह, देख लीजिएगा इसको। उसी तरह नी धन ऊन एक बनता है, नी धन ऊन, नी धन ऊन बनता है। तो नी धन ऊन में क्या हो जाएगा? देखो नी में छोटी हिरसुई है, हिरसुई के बाद देखो वो आया दीर्घ है, असमान असमान स्वर आया, तो क्या हो गया? तो यहाँ भी देखो ये आदेश हुआ, तो ना में ई निकल गया तो आधा ना हो गया। देखो ना हल लिखो या आधा ना लिखो, ऐसे जिनमें हल करके नहीं लिखते आधा कर सकते हैं तो उनमें आधा करके लिखते हैं, और जिनमें नहीं कर सकते उनमें हलंत लगा के आधा लिखाते हैं। जैसे ना तो हम लोग ऐसे आधा लिखते ही हैं तो आधा ना हो गया, ये स्वर रहित ना, तो ना और ई और इसके बाद असमान आया तो यह आदेश हो गया। ये अब ये ऊ है, इसमें जुड़ जाएगा जैसे जुड़ता था, ये बाद में आया तो जिसमें जुड़ जाएगा। न्यू क्योंकि बड़ा ऊ है तो बड़ा ऊ, यहाँ छोटा ऊ था तो छोटा ऊ जुड़ा था, न्यू और ना वैसे न्यून माने छोटा। उसी तरह प्रतिधन एक, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया। प्रति प्रति इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लेना है। ऐसे ही प्रतिधन एक, अभी क्या बनेगा? प्रति में देखो तो ये है ए आया, यानी असमान स्वर आया, तो ये क्या हो गया? यहां भी क्या होगा? तो पूरा वैसे ही हो गया। टी में देखो आधा ता आ गया क्योंकि टी निकल गया, दूसरी निकल गया, तो हलंत लगा के ता लिखने से अच्छा है, क्योंकि इस रूप में आधा ता लिखा जाता तो लिख दिया प्रत, और ई और असमान मिलकर या बनाया प्रत आधा, और ए इसमें जुड़ गया क्योंकि इसके बाद आया तो जो स्वर आता है जुड़ता है। प्रत्यय आया होता तो डबल जुड़ता, ए है तो एक मात्रा जुड़ गई, प्रत्यय
और का वैसे हमने लिख लिया, तो ये बन गया प्रत्येक, ये भी जड़ संधि हो गई। एक चीज आपने नोटिस किया होगा कि अभी तक जितने भी जड़ संधि से शब्द बने पहले नियम से, सब में आधा ता के बाद या आ रहा है, सब में चाहे प्रत्येक रहा हो, चाहे प्रत्युत्तर रहा हो, चाहे प्रयुक्त रहा हो, आधा रा, आधा ता के बाद क्या, आधा ता के बाद मतलब आधा अक्षर के बाद या, आधा अक्षर के बाद या, जैसे प्रत्येक में आधा ता फिर या, फिर प्रत्युत्तर में आधा ता और या, उसी तरह आप देखोगे न्यून में भी आधा ना और फिर या, आधे अक्षर के बाद या आ रहा है, तो ये भी क्लिक हो गई कि आधे अक्षर के बाद या आ रहा है, तो वहां जड़ संधि पहले नियम का काम कर रही है। तो आधे अक्षर के बाद यदि या आए या आधे अक्षर के बाद वा आए या त्र आए बीच में, तो क्या होगा, वहां पर जो है यड़ संधि होगी। ठीक है, तो वहां पर जो है यड़ संधि होगी। तो ये पहले नियम से आपकी समझ में आ गया होगा। अब हम लोग दूसरा नियम देखते हैं। दूसरा नियम कहता है, इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट। दूसरा नियम कहता है कि उ या ऊ के बाद असमान स्वर आएगा तो वाह हो जाएगा। जैसे सुधन अच्छ, सुधन अच्छ, क्या बनेगा, सु में ऊ है, देखो दूसरा नियम, छोटा या बड़ा कोई हुआ है, उसके बाद आ या आ मतलब क्या है, असमान, असमान, असमान स्वर है, तो क्या बनेगा, अब इसमें दूसरे नियम के आधार पर वाह बनेगा। हेलो, तो देखो सु में वो निकला तो क्या हुआ, आधा सा बन गया। इसको हम हलन करके सा भी ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन ऐसे लिखा नहीं जाता। जब इसका उपलब्ध है आधा सा में लिखा ही जाता है पारंपरिक रूप से, तो हम वही लिखते हैं स्व, और इसमें वा देखो आगे ऊ और आसमान के बाद वा आदेश होता है, तो वा हो गया, देखो वा, और ये इसमें जुड़ जाएगा। बताया तो उसमें जुड़ता था इससे पहले, आज जुड़ गया, तो आज ऐसे जुड़ा उसे हलन घट गया स्व, और आधा ये तो सेम उतर जाएगा, स्वच्छ बन गया। देखो तो सुधन अच्छे स्वच्छ बन गया, इसमें भी यड़ संधि। अब इसमें देखो आधे अक्षर के बाद आया, ये भी ठीक है पहचानने की। उसी तरह सुधन हल, सुधन हल, सुधन हल, तो क्या बनेगा, सु में देखो ऊ है, सु और आया मतलब असमान, असमान स्वर आया, तो क्या हो गया, यहाँ भी देखो आदेश होगा, तो बन जाएगा सु से जहां ऊ निकला आधा सा हो गया, फिर आदेश होगा, ऊ के बाद असमान आएगा तो वह, और फिर आ इसमें जुड़ेगा, तो ये हलन हट गया स्व, और ये वैसे लिखते हैं सल, सल माने बहुत कम, इसका विलोम होता है, फिर शब्द होगा अत्यधिक, तो अत्यधिक का विलोम क्या होगा, स्वल, इसका विलोम होगा अत्यधिक, अत्यधिक, और अत्यधिक में भी यड़ संधि होगी, देखो अतिधन, अतिधन अधिक, ये पहले नियम से आ जाएगा, ई और असमान, ई के बाद असमान, तो यह आदेश देखो हो गया अत्यधिक, और यह हुआ आधा, और ये आ इसमें जुड़ गया, तो पूरा हो गया अत्यधिक, तो भी यड़ संधि। तो ये समझिए आ गया होगा। उसी तरह एक बहुत इंपॉर्टेंट है सुधन आगत, सुधन आगत बहुत इंपॉर्टेंट, सुधन आगत, ये बनता है कैसे बनेगा, देखो ऊ है दिख रहा है, फिर दीर्घ आ है मतलब असमान, असमान स्वर है, तो क्या बनेगा, आधा सा बन गया, ऊ हट गया, ऊ और इसके बाद असमान आया तो वा आदेश हो गया हल, और दीर्घ आ इसमें जुड़ गया, तो ये हट गया स्व, और ये सेम लिख दिया गत, स्वागत बन गया। स्वागत कैसे बनता है, सुधन आगत, ये भी यड़ संधि दूसरे नियम से बन गया। उसी तरह भूधन आदि और भूधन आदि, भ्वादि बनेगा, भूधन आदि क्या बनेगा, भ्वादि बनेगा, देख लेना कैसे, उसी नियम के आधार पर भ्वादि, भू है ऊ है और असमान, तो वा आदेश हो गया देखो, और बड़ा इसमें जुड़ गया तो भ्वादि, और ये आधा भाग भ्वादि। उसी तरह अनुधन इति, अन्विति बन गया, अनुधन इति बन गया, तो ये बना लेना, अन्विति बन जाएगा अ, है ना, अ, और ये आधा ना देखो हो गया अन, और ऊ और ई मिलके ऊ, और बाद में असमान आएगा तो वा आदेश होगा अन वा, और ई इसमें जुड़ गया अति, तो ये बन गया हलन घटेगा, अन्विति बन गया। तो ये समझ में आ गया दूसरे नियम से, देखो
इसमें सब जगह देखो आधा अक्षर के बाद वा, आधे अक्षर के बाद आधे अक्षर के बाद वा मिलेगा। ये दूसरे नियम से बने, आधे अक्षर के बाद वा, आधे अक्षर के बाद वा, आधे अक्षर के बाद वा, आधे अक्षर के बाद देखो वा, ये मिलेगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये तीसरा नियम लोग देखते हैं। अब तीसरा नियम कहता है कि यदि री के बाद कोई असमान स्वर आएगा तो रा आदेश होगा। जैसे पितृधन अनुमत, पितृधन अनुमत। अब देखिए पितृधन अनुमत, देखिए पी तो वैसे ही हो गया। अभी पहले देखिए यहाँ पे देखिए री है, ये री की मात्रा है। इस तरह किसकी मात्रा लगती है? री। देखो ये री है, हिंदी में री होता है, इसकी मात्रा इस तरह लगती है पृथ्वी। और संस्कृत में दीर्घ री भी होता है इस तरह, इसकी मात्रा ऐसे डबल लगती है, लेकिन हिंदी में ये नहीं होता। तो हम इसको देख रहे हैं, तो इस मात्रा पर जाएगा री। तो री और प्लस आ आया, आ मतलब क्या है? असमान, असमान स्वर आया है ना, असमान स्वर आया तो रा आदेश होगा। ये नियम कहता है तीसरा नियम। तो पी वैसे ही लिख दिया, फिर री निकल गया इसका, तो आधा आधाता जो है आधाता हो गया, ऐसे लिख दो। और री और असमान मिलके तरा बन गया, रा बन गया। और ये आ, तो आपने पढ़ा होगा त र और आ मिलके बनता है त्र। क्या बनता है? त्र। तो ये हो जाएगा पी त्र। अब अगर यहाँ दीर्घ होता तो पित्रा हो जाता, उ होता तो पितृ हो जाता। तो जो है वही जुड़ गया, पितृ और नुमति। तो ये तो आखिरी का सेम हो जाएगा, खाली इन दोनों की संधि होती, पितृ नुमति, पितृनुमति हो गया। इसी तरह मातृधन आज्ञा, मातृधन आज्ञा, मातृधन आज्ञा यहाँ भी दी है। और उसी तरह ये देखो प्लस असमान वर्ण है, तो क्या हो गया? माँ सेम हो गया, री और असमान तो क्या बन गया? अर्थात ये भी मात्राज्ञा बन जाएगा। देखिए जैसे इसमें, अब इसमें त्रा बनेगा लेकिन ये दीर्घ है तो मात्रा बड़ा हो गया, मात्राज्ञा बन गया। तो उम्मीद है आपको यड़ संधि बहुत अच्छे समझ में आई होगी। इसको अगर ऐसे पहचानना है सरलता से, कोई शब्द दिया है यड़ संधि है कि नहीं, तो आधे अक्षर के बाद यदि या आए, या आधे अक्षर के बाद वा आए, या मध्य में त्रा आए, तो वहां पर आंख मूंदकर यड़ संधि होती है। तो उम्मीद है आपको यड़ संधि बहुत अच्छी समझ में आई होगी, और ये बहुत महत्वपूर्ण भी है। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं डॉक्टर आलोक कुमार तिवारी, आप सबसे असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी, आप सबसे विदा चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय हिंदी, वंदे मातरम।